साथियों नमस्कार। मैं मनीष। आप सभी से सुबह के वीडियो में मैंने बात की थी कि टीईटी प्रकरण पर 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से ये कहा गया था कि 1 सितंबर 2027 के पूर्व ऐसे सेवारत कार्मिक जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया हुआ है, उन सभी की सेवा को जो है अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकरण में आप सभी ने देखा था कि 4 सितंबर को सबसे पहले आश्रित कल्याण संस्था की तरफ से एक पीआईएल दाखिल किया गया था। सुबह ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये पीआईएल माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई है और संभव होगा तो जो आश्रित कल्याण संस्था के अध्यक्ष हैं उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। तो इसी क्रम में मेरी मुलाकात आदरणीय प्रभात सर से हो गई है और मैं आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे साथ इस समय यूटा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ शांति भूषण जी हैं और आप प्रयागराज से जो है यूटा के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो आपकी बात को भी मैं यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी विस्तृत वार्ता मैं प्रभात सर से करवाऊंगा। प्रभात सर स्वयं बताएंगे कि आश्रित कल्याण संस्था जो टीटी प्रकरण जो 1 सितंबर 2025 का उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है उसको किस तरीके से ले रहा है और आगे क्या रणनीति बना रहा है, और जो कल उच्चतम न्यायालय की तरफ से इनकी जो पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट की गई है उसमें भी क्या कुछ हुआ है। आदरणीय प्रभात सर उसको आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो आदरणीय प्रभात सर। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पीआईएल अभी ऑफिशियल स्टेज पर है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों में भ्रम ये है कि ये पीआईएल हमारे संगठन द्वारा दायर की गई है। ये जो पीआईएल दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज की गई है, ना कि किसी वकील के माध्यम से या हमारे संगठन के माध्यम से दर्ज कराई गई है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है। जहां तक विषय की बात है तो देखिए, जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके बदलाव को लेकर के सरकार या एनसीटी की बात है उससे सभी अवगत हैं, वो सामान्य बात है और वो सरकार का विषय है। लेकिन जहां तक न्यायालय का पक्ष है जो हमने उसमें दर्शाया है, न्यायालय ये क्योंकि हमारा विषय नहीं है लेकिन हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इतिहास गवाह है, न्यायालय ने एक से बढ़कर एक तमाम कर्मचारियों के पक्ष में आदेश पारित किए हैं। यहां तक ऐसे विषय भी आए हैं कि लीक से हट करके आदेश पारित किए हैं। जैसे मुझे याद है, मैंने एक न्यायिक निर्णय में पढ़ा था कि बिजली विभाग में एक जेई साहब थे, उनका बीटेक का जो है सर्टिफिकेट 12 साल के बाद फर्जी पाया गया, जो है उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया और वो माननीय उच्च न्यायालय गए तो वहां से ये आदेश पारित होता है कि अभी तक आप कहाँ थे, अभी तक आपने इनके प्रमाण पत्र का सत्यापन क्यों नहीं किया, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये सेवा में बने रहेंगे। तो ऐसे भी आदेश अभी तक ये सुनने में नहीं आया था कि न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के अहित का कोई फैसला सुनाया गया हो। ये कर्मचारी इतिहास में पहली बार हुआ है और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसको लेकर के सभी स्तब्ध हैं। और इसमें जो भी हमारी पीड़ाएं हैं, जैसे कि उसमें एक बात दर्शाई गई है पत्र में हमारे और सभी के संज्ञान में होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत है कि पदोन्नति किसी भी कर्मचारी किसी भी संवर्ग का हो, उसका मूल अधिकार है, उसे सेवा के दौरान प्रदान किया जाना चाहिए जो है। और पदोन्नति केवल 2 आधार पर पदोन्नति से इनकार किया जा सकता है। एक यह कि वरिष्ठता का मानक जो है उसमें बाधित हो जी। दूसरा यह है कि इन सर्विस उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई गतिमान हो या हुई हो, कोई बड़ी कार्रवाई। कोई तीसरा कारण अभी तक सुनने में नहीं आया था। और जहां तक परीक्षा की बात है तो सामान्य सी बात है, एक पारिवारिक गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन और सेवा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति कोई परीक्षा नहीं दे सकता। उत्तीर्ण करने की बात अलग है,
हम समाज के सक्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी और जो भी आपके प्रश्न हो वो बताएं। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पीआईएल दाखिल की गई है, जिसको आपने बताया कि एक प्रार्थना पत्र के रूप में इसे दाखिल किया जी। गया है, तो इस पे अधिवक्ताओं का पैनल या किस तरीके से आप लोग इसको जो है उच्चतम न्यायालय में फेस करेंगे? देखिए, पीआईएल में जब भी ये ऑफिस लेवल से इसमें कोई तिथि निर्धारित की जाएगी सुनवाई की, हम वकील से संपर्क में हैं। और पीआईएल आपको भी जानकारी में होगी, हम भी बताना चाहेंगे कि 5 प्रति में दाखिल की जाती है। ठीक है, तो वो जो भी हम बात अपने प्रार्थना पत्र में हमने रखी है, उससे संबंधित आदेशों का संकलन करके हमने फाइल बना करके रखा है। और जैसे ही इसमें कोई तिथि निर्धारित की जाती है, हम अपने संगठन की ओर से न्यायालय जाकर उपस्थित होकर अपना पक्ष वहां पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे। और इसमें आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है इस टीटी प्रकरण को लेकर के, जो पीआईएल आपकी दाखिल हुई है, इसमें प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, मांग तो जो भी बिंदु बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, सभी व्यवहारिक बिंदु हैं, लेकिन मूल बिंदु वही है कि टेट से मुक्ति दी जाए, टेट से मुक्ति दी जाए, पूरी तरीके से दी जाए। तो ये व्यवहारिक नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसकी संभावित तिथि कब तक आ सकती है? इसकी सुनवाई के लिए इसकी जो संभावित तिथि है वो कब तक आ सकती है? मेरा अनुमान है कि फरवरी हाफ तक डेट इसमें लग जानी चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, जैसा आप सभी ने देखा जो है कि प्रभात सर ने स्पष्ट कर दिया कि जो पीआईएल दाखिल किया गया है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया है, और इन लोगों का एक अधिवक्ता का जो पैनल है उसके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। फरवरी के आसपास सुनवाई की तिथि लगभग निश्चित होने की बात बता रहे हैं। और जैसा कि जो भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है अन्य संगठनों के द्वारा, तो जो पुनर्विचार याचिका होती है वो आदेश पर ही एक तरीके से फिर से विचार करने की बात कही जाती है, और जज साहब पे ये पूर्णतः डिपेंड करता है कि वो पुनर्विचार याचिका को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और दूसरा एक बात यह भी स्पष्ट है कि पुनर्विचार याचिका जो होती है, सामान्यतः वह क्लर्कियल मिस्टेक अगर कोई हो गई हो या छोटी मोटी कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसमें छूट के लिए तो पुनर्विचार याचिकाएं होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तो पूरे आदेश को ही बदलने की बात है, तो पुनर्विचार याचिका में ना जाकर के आश्रित कल्याण संस्था ने एक मन बनाया था कि हम पीआईएल के माध्यम से जो है अपनी बात को रखेंगे। और पीआईएल के माध्यम से जो एक तरीके से ये पीआईएल जो होती है वो जन सुनवाई के लिए बनाई जाती है, एक जनहित याचिका होती है। तो जनहित याचिकाएं जो होती हैं इसमें व्यक्ति विशेष का कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि समुदाय का एक लाभ होता है। और इस पे उच्चतम न्यायालय जब भी सुनवाई करता है तो विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत सुनवाई होती है। तो टीईटी प्रकरण के जो भी प्रभावित शिक्षक हैं उनके लिए एक ये बेहतर ऑप्शन है कि जब उच्चतम न्यायालय पूरी बात को सुनेगा तो पुनर्विचार याचिका से ज्यादा प्रभावी पीआईएल वहां पर साबित हो सकती है। तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए आश्रित कल्याण संस्था जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम यहाँ पर एक बात और आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, प्रभात सर हैं, तो प्रभात सर, आश्रित कल्याण संस्था जो है आपकी, आप अपने संस्था के बारे में, अपने संघ के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, और यह किस तरीके का कार्य या इनका विजन जो है वो लेकर के आगे चल रही है, आप उसके बारे में भी बताएं कुछ। जी, हमारा संगठन खासकर अभी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित संवर्ग के जो भी कर्मचारी हैं, सभी संवर्ग, उसमें शिक्षणेतर भी हैं, शिक्षक भी हैं, और हमारी संस्थापक जो बॉडी है संगठन की, उसमें भी सभी लोग शामिल हैं, कर्मचारी भी हमसे जुड़े हैं। जो है हमारी जो मुख्य मांग है, टेट तो चूंकि उस पर सभी जो है प्रभावी हैं, हमारे मृतक आश्रित कर्मचारी तो विशेष तौर पे प्रभावी हैं जो है, और उनको विशेष रियायत दी भी गई थी नियुक्ति में। और यहाँ सबसे विशेष मुद्दा इस समय जो हम लेकर के चल रहे हैं, वो जो हमारे योग्य साथी कर्मचारी उच्च शैक्षिक योग्यता धारित किए हुए हैं, लेकिन उन्हें सरकारी जो व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, उसके तहत निचले पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। उनके लिपिकीय वर्गों में समायोजन हेतु हमारा कार्य चल रहा है, शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है। और चूंकि आपके माध्यम से आप लोग जानते भी होंगे, मैं बताना भी चाहता हूं, 4 से 5 हजार की संख्या है ऐसे कर्मचारियों की, और इनको कार्मिक नियमावली का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया है।
और इनकी नियुक्ति सेवा नियमावली भी नहीं बनी हुई है, क्योंकि इनका पद सृजित नहीं है। इनकी नियुक्तियां अधिसंख्य पद के प्रति की गई हैं। और एक बहुत विशेष जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे कि अधिसंख्य पद का जो मानक है पूरे उत्तर प्रदेश में नियुक्ति का, उसकी 3 गुना उसको भी पछाड़ करके नियुक्तियां की गई हैं। और 2002 का तमाम बहुत सारे लोग आपके पेज से जुड़े हैं। इसी बहाने जो है, जो भी मृतक आश्रित कर्मचारी संवर्ग के कर्मचारी हैं उनके बारे में जानने का प्रयास हो, इसलिए हम बातें रखने का जो है अनुरोध करते हैं आपसे। तो जब यह नियुक्ति नियमावली प्रभावी हुई, उसमें जो व्यवहारिक समस्याएं आई, वो जो आवेदन है उसके सापेक्ष लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आई। बहुत सारे आवेदन लंबित पाए जाने लगे जनपद स्तर पर। तो सामान्य सी बात है, जब आवेदन लंबित पाए जाने लगे तो लोगों ने शासन स्तर पर लखनऊ पत्राचार किए। वहां से उस समय एक सामयिक पत्र जारी किया जाता है। उसमें ये पूछा जाता है कि मृतक आश्रित प्रकरण के ससमय निस्तारण के आदेश हैं, लेकिन जनपद स्तर पर विभिन्न जनपदों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि प्रत्यावेदन लंबित रखे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के नाम ये पत्र था। तो जनपद स्तर से ये जवाब लगाया गया कि चूंकि ज्यादातर जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो लिपिक के पद के लिए प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन पर विचार किया जाना संभव नहीं है। यह पद इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं है। उस समय के जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन थे, उन्होंने एक तत्कालिक आदेश जारी किया कि ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल इन्हें अधिसंख्य पद के प्रति नियुक्त कर दिया जाए और जैसे ही पद की उपलब्धता हो इन्हें समायोजित कर दिया जाए। तो विभाग ने अंगीकृत कर लिया तुरंत। नियुक्ति तो चालू हो गई, लेकिन उनको समायोजित करना भूल गए। आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी प्रकरण ऐसा नहीं बता सकते जिसमें इनको समायोजित किया गया है। दूसरी बात, मैं बहुत स्पष्ट रूप से, चूंकि शासन में लिखा पढ़ी में भी चीजें स्पष्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नियुक्ति में, चूंकि ये अनुकंपा आधारित नियुक्ति थी, इसका अधिकारियों ने दुरुपयोग खुले तौर पे किया है। जो भी लिपिकी वर्ग के पद प्रदान किए गए हैं उसमें प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त प्रक्रिया का पालन सरासर नहीं किया गया है। पदीय असमानताएं भी हैं, जो है एक जिले से दूसरे जिले में प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्रों में कनिष्ठ लिपिक रखे जाने का प्राविधान था, नियमावली है, रखे गए हैं। जिस जनपद प्रयागराज में आज आप बैठे हैं, आपसे वार्ता हो रही है, यहाँ समस्त विकास खंड, समस्त बीआरसी में कनिष्ठ लिपिक मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपके जनपद में समस्त ब्लॉकों में नियुक्त नहीं किए गए हैं, कहीं एक भी नहीं नियुक्त किए गए हैं, तो ये पदीय असमानता की श्रेणी में है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है, अभी आपने देखा पिछले साल सरकार द्वारा नियुक्ति नोटिफिकेशन जो है बीटीसी प्रकरण में के आधार पर एक पेंशन की घोषणा की, ओपीएस की। हमारे मृतक आश्रित कर्मचारी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेवा में 1 अप्रैल 2005 से पूर्व आ गए थे, जो है, और कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1999 में 2000 में नियुक्ति पा ली थी। विभागीय निर्देश है कि 5 वर्ष में उनका प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाए और यदि पूर्ण न करा पाने की स्थिति में उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दे दिया जाए। तो अगर व्यक्ति 2000 में नियुक्त हो जाता है और उसका प्रशिक्षण 2008 में कराया जाता है, इस कारण से वो पेंशन से वंचित है, तो उसका जिम्मेदार कर्मचारी है या विभाग। इसलिए जो भी हमारे मृतक आश्रित के रूप में शिक्षक नियुक्त हैं 1 अप्रैल 2005 से पूर्व, वो किसी भी विभागीय अपवाद का शिकार हुए हों, उन्हें पेंशन दी जाए। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए गए हैं, जो है कर्मचारियों के पक्ष में पेंशन देने के लिए तमाम लोगों की जीपीएफ कटौती की भी जा रही है, लेकिन सरकार इस प्रकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई है। वहां पे हम लोग इसी शीतावकाश के बाद हम अपने संगठन की ओर से उसकी भी एक सशक्त पैरवी सुनिश्चित करेंगे, जो है। तो कुल मिलाकर के
सामान्य सामयिक मुद्दों पर आपने टेट के प्रकरण में भी देखा होगा कि हमने स्पेशल अपने संवर्ग को ही नहीं, सभी जो है वो लेकर के जो भी सामयिक मुद्दे हैं उन पर प्रस्तुति, और जो हमारे आश्रित संवर्ग के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनकी जो भी सेवा काल के दौरान प्रदत्त लाभ और सेवाओं की समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा आप सभी ने देखा, जो है आश्रित कल्याण संस्था के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार जी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इनकी जो संस्था है, इनका जो संगठन है, उसका मेन ध्येय क्या है। जो हमारे मृतक आश्रित कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और साथ ही जो है 1 अप्रैल 2005 के पहले नियुक्त जो साथी हैं उनको पुरानी पेंशन से कैसे आच्छादित किया जाए, इसको लेकर के लगातार संघर्षरत हैं। साथ ही जो है जो वर्तमान समय में टीईटी की एक आपदा शिक्षकों पर आन पड़ी है, उस आपदा में भी आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुखर होकर के यहाँ से उच्चतम न्यायालय की तरफ कूच किया था। तो निश्चित रूप से मृतक आश्रित कल्याण संस्था इस समय शिक्षकों के लिए खुल करके सामने आई हुई है। अब हम आपकी बात कराते हैं यूटा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे। आप कोई हम यह बता दें कि यूटा वर्तमान समय में देखे होंगे कि काफी टीईटी प्रकरण को लेकर के संघर्षरत है। टीईटी को लेकर के आपने देखा होगा कि सांसदों से लगातार मुलाकात हो रही है, और जो भी चाहे उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही की बात हो, तो जमीनी स्तर से लेकर के, जैसे कहा जाता है सड़क से लेकर के सदन तक की कार्यवाही में यूटा इस समय सबसे आगे बढ़ रही है। तो इसी क्रम में हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं, बात करवा रहे हैं प्रयागराज के जिला अध्यक्ष यूटा के जो हैं उनसे, और आप टीईटी प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, और क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं वह भी आपके द्वारा साझा की जाएगी। तो आदरणीय सर जो है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। सबसे प्रमुख बात यह है टीटी प्रकरण पर जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुनर्विचार याचिकाएं जो है स्वीकार कर पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी कानून के दायरे में ही रह के अपने निर्णय देते हैं सामान्यतः। तो इसलिए वो जो संसद ने कानून पारित कर दिया है वो अपना निर्णय जो देंगे वो कानून के परिप्रेक्ष्य में ही देंगे, और ये मान के चलना चाहिए कि टीटी प्रकरण में भी ऐसा ही होगा। जहां तक प्रश्न पीआईएल का है, तो यही संभावना हमारी थोड़ी सी प्रबल होती है कि टीटी प्रकरण पर या तो संसद स्वतः कानून जो है पारित कर दे, और दूसरी बात यह है कि या तो पीआईएल इसलिए ही होती ही है कि वो व्यापक स्तर पर लोगों का नुकसान हो रहा होता है, वो कहीं न कहीं से उनके मनोभावों पर, उनकी परेशानियों पर जो है बढ़ती जाती हैं, तो व्यापक असर पड़ता है। तो इसलिए पीआईएल दाखिल की जाती है। तो पीआईएल के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट ये निश्चित रूप से विचार करेगी, जहां तक हम लोगों का अनुमान है कि इसमें बहुत ज्यादा संख्या है परिवारों की, शिक्षक परिवारों की, शिक्षकों की जो प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए पीआईएल जो है निश्चित रूप से जो है अधिक जो है प्रभावकारी होगी, और इनका निर्णय, आश्रित कल्याण समिति का ये निर्णय कि हम पीआईएल के माध्यम से जाएं तो हमारी बात सुनी जाएगी, उन्होंने अच्छा काम किया है। और इस प्रकरण में एक सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव लॉ जो है वो पूर्व कानून बनने के पूर्व जो है लागू होने के लिए जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको संसद को भी सोचना चाहिए, और इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 2010 के पहले जो है इसका प्रभाव पड़े, कि जो शिक्षक 2010 के पहले नियुक्त हैं उनके ऊपर भी इसका असर जाए और उनके ऊपर भी ये बाध्यकारी हो। तो उनके लिए तो ये छूट मिलनी ही चाहिए, और उस कानून को जो है संशोधित करें या स्पष्ट करें। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभी स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है, न तो संसद कर रही है, न ही जो है अपने न्यायालय कर रहे हैं कि ये पूर्व के शिक्षकों पर भी लागू होगा कि नहीं। 2010 के बाद तो माना जा सकता है, मानना चाहिए कि ठीक है, कानून, संसद ने कानून बनाया है और आपने जो है उसको लागू किया है,
तो वो तो कुछ हद तक स्वीकार्य है। लेकिन 2010 के पूर्व के शिक्षकों के ऊपर जबरदस्ती थोपना ये विडंबना की बात है, ये गलत निर्णय है, ये ठीक नहीं है और इसको शीघ्र ही स्पष्ट कर देना चाहिए। जगह जगह बात ज्यादा फैले बढ़े, लोगों में मतलब सुरक्षा की भावना पैदा हो, वो ठीक नहीं है। उसके पहले ही इस प्रकरण पर जो है चाहे संसद मतलब पीआईएल के माध्यम से, चाहे न्यायालय स्पष्ट कर दे और चाहे जो है संसद ही कानून पारित कर दे या संसद ही स्पष्ट कर दे, और इस पर शीघ्र ही उनको जो है विचार करना चाहिए। और कोई प्रश्न? तो आप सभी ने देखा जो है कि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने कितने सहज तरीके से अपनी बात को रख दिया कि पीआईएल के माध्यम से जो है उच्चतम न्यायालय से हम सभी को राहत मिल जाए या फिर सदन के माध्यम से हम सभी शिक्षक साथियों को जो है टीईटी से छूट मिल जाए। स्पष्ट रूप से यूटा के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, इनका ये कहना है कि 2010 के पहले अर्थात आरटी एक्ट के पहले 23 अगस्त 2010 को जो पहली अधिसूचना आई थी, उसके पूर्व नियुक्त शिक्षक जितने भी हैं उन सभी को टीईटी से छूट मिलनी चाहिए। 23 अगस्त 2010 के बाद जब अधिसूचना आ गई है, उसके बाद के नियुक्त शिक्षकों पर अगर इसे लागू किया जाएगा तो उसको हम फिर भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर इसे थोपना सरासर अन्याय होगा, गलत होगा। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि आज प्रभात सर ने भी आपको अपनी बातों को रखा स्पष्ट रूप से कि उनकी संस्था किस तरीके से काम कर रही है और पीआईएल किस तरीके से डाली गई है और आगे इस पर क्या संभावनाएं बन रही हैं, और यूटा के जिलाध्यक्ष जी के द्वारा भी स्पष्ट रूप से अपनी मांग को रखा गया है। तो हम लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी शिक्षक साथी इस समय अवसाद से ग्रस्त हैं या किसी भी प्रकार से मन में जो है निगेटिविटी को ला रहे हैं, तो उन सभी शिक्षकों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो भी वरिष्ठ नेतृत्व हैं वो सब अपने जो भी प्रयास हैं, सकारात्मक प्रयास हैं, चाहे वो सदन में करना हो या फिर उच्चतम न्यायालय में करना हो, जिस भी तरीके से है वो निश्चित रूप से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे लड़ रहे हैं, और हम सभी को टीईटी से छूट दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं और दिला करके रहेंगे। तो साथियों, अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।